स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से बनने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं वर्णमाला पर, विराम चिन्हों पर। इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब इनसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होने हैं। आज हम बात करेंगे तत्सम तद्भव की, जिसके अंतर्गत ये किस पोर्शन में आते हैं तो ये भी जान लीजिएगा। इनका संबंध शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से संबंधित है। शब्द रचना में हम आज सबसे पहले देखेंगे तत्सम और तद्भव को, जिसके लिए हमारा पहला प्रश्न सामने है कि सदाचार में उपसर्ग है। देखिए, सबसे पहले तो यही जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं। तो देखिए, उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? प्रारंभ में लगते हैं। और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं और प्रत्यय अंत में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो आपसे किया गया था वह था कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। सत, बी है आ, सी है अव और डी है आचार। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सत धन आचार। सत धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदाचार। ये जो ता है, ये ता था दा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर यानी कि दा में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके अनुसार ये ता दा में आकर के सदाचार बन जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार हम एक एक क्वेश्चन को लेते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अत्युधिक में उपसर्ग है। अत्युक्त में उपसर्ग है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वह दिए गए हैं। अति, बी है दुर, सी है अति और डी है ऊन। देखिए, दूर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अधि ये भी नहीं होगा, ऊन से तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। यहाँ पर आपका उत्तर क्या बन जाएगा? सही, अत्युक्ति में आपका जो उपसर्ग होगा वह हो जाएगा अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि क्षमादार व संरक्षण में उपसर्ग है। क्षमादार व संरक्षण में उपसर्ग है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो समादार में उपसर्ग होगा वही संरक्षण में उपसर्ग होगा। अब कौन सा है वह आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए है सम, बी है प्रति, सी है वी और डी है उ। देखिए, प्रति तो यहाँ बिल्कुल आ ही नहीं रहा है और ऊ भी नहीं आ रहा है। वी कहाँ आपको दिख रहा है? वी तो हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि विच्छेद करने पर कहीं वी जैसा शब्द निकल रहा हो। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि समादार का क्या होगा? समधन आदर बराबर समादर। और आपका संरक्षण दिया गया उसका क्या हो जाएगा? समधन रक्षण बराबर संरक्षण। तो ये दोनों ही आपके किससे जुड़े हुए हैं? उपसर्ग से, सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा निहित है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। ऑप्शन नंबर ए है वी है प्रति, सी है नी और डी है उ। तो इसको निकालने का जो सबसे सरल तरीका होता है वह यही है कि आप इनका विच्छेद कर दीजिए। और विच्छेद आप तभी कर पाएंगे जब आपको संधि आती होंगी। और संधि नहीं आती है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, प्लेलिस्ट में संधि से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। यकीन मानिए, आप एक बार संधि को पढ़ लेंगे, आपको दोबारा कभी भी संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से
अन्य सभी तरीक़ों से आपको इस तरीके से जो है संधियाँ पढ़ाई गई हैं कि आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे और बार बार के लिए याद रख पाएंगे। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ से आप विच्छेद करना भी सीख जाएंगे। तो प्रत्युपकार का यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार। देखिए हम यहाँ पढ़ तो रहे हैं उपसर्ग, लेकिन हम यहाँ पर विच्छेद भी सीखते जा रहे हैं। तो कौन सा उपसर्ग आया इसमें? प्रति। उपकार में अगर हम प्रति लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। दिन में यदि प्रति लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। प्रत्युपदेश। उपदेश में अगर हम प्रति लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रति उपदेश। प्रत्युपदेश। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अधि, बी है अति, सी है अध और डी है प्रति। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसका विच्छेद करके अर्थ निकालेंगे। तो अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? अधि धन अच्छ बराबर अध्यक्ष। अधिष्ठाता अधि धन इष्ठाता। अधिधन इष्ठाता क्या हो जाएगा? अधिष्ठाता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा जो है उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, जैसे अभ्यास है, अभिमुख है और अभियान है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए है अप, बी है अन, सी है अभि, डी है अध। देखिए अप में क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। अन से क्या हो जाएगा? अनमना हो जाएगा या अनजाना हो जाएगा। ठीक है। आपके अध से क्या हो जाएगा? अधिभार हो जाएगा। तो अध धन भार बराबर अधिभार। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? अभ्यास में। तो अभिधन आस बराबर अभ्यास, अभिधन मुख बराबर अभिमुख, अभिधनयान बराबर अभियान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उसका उपसर्ग से बनने वाले ये सभी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि नी परि ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द चुनिए। यानी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो शब्द हैं उनमें क्रमशः पहले शब्द में नी उपसर्ग आएगा, दूसरे में परि और तीसरे में उन आएगा। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है निबंध, परिजन, 29, संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, प्रख्यात, संघार, अल्पज्ञ। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि निबंध में नी उपसर्ग है, परिजन में परि उपसर्ग है और 29 में उन उपसर्ग है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर इस प्रकार की अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन ए है अधिक या बाहुल्य, बी है सामीप्य, सी है पीछे और डी है और। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी अति का जो अर्थ होता है वह होता है अधिक से या बाहुल्य से। किसी चीज़ की अधिकता दिखाने के लिए हम अति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अति उपसर्ग से आपका एक शब्द बन सकता है अति धन आचार बराबर अत्याचार। यानी कि अत्याचार का अर्थ हो गया बुरा आचरण करना। तो बुरा आचरण करने की जो अति हो गई है उसे ही हम क्या कहेंगे? अत्याचार करना। तो इस प्रकार जो है आपका अति का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक या बाहुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। यानी कि अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग आपके जो है दिए गए हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, कुछ अरबी भाषा के हैं, कुछ फारसी भाषा के हैं, कुछ उर्दू भाषा के हैं। तो इस प्रकार कई भाषाओं के उपसर्ग हो सकते हैं और इनमें आपको ये ढूंढना है कि कौन सा अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए है समवाय, बी है नाकाम, सी है हम सफ़र और डी है बेधड़क। तो देखिए इनमें ज़्यादातर तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी ना किसी अक्षर के नीचे आपको बिंदी रखी हुई मिल जाएगी। जहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, या आपके ना है, बे है और आपके इसके साथ साथ हो सकते हैं जैसे
ज़्यादातर आपको फ़ारसी भाषा में बे से बनने वाले ही उपसर्ग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाकाम अरबी फ़ारसी का है, बेधड़क है, हमसफ़र है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समवाय आपका अरबी या फ़ारसी भाषा का उपसर्ग नहीं है, बल्कि यह किसका उपसर्ग है? तो यह हिंदी और संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर की निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें यह पूछा गया है कि कौन सा शब्द उपसर्ग की सहायता से नहीं बनाया गया है। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए तब कठिन पड़ जाते हैं जब आप इनका विच्छेद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको विच्छेद आता है तो ये प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चाहे वह उपसर्ग से बनने वाले पूछ लिए जाए, चाहे वह किस उपसर्ग से बने हैं यह पूछ लिया जाए, चाहे यह पूछ लिया जाए कि इनमें उपसर्ग हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने अवान, बी है 49, सी है कपूत और डी है उपमा। आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि मूल शब्द है, उसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग को लगा करके उसका अर्थ नहीं बदला गया है। देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह देखेंगे आप, 49 में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उन हो जाएगा। उपमा में कौन सा हो जाएगा? ऊधन, उपमा बराबर उपमा। कपूत में यानी कि पूत तो है आपका, लेकिन कैसा है? कपूत, अच्छा नहीं है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? का उपसर्ग लगा हुआ है। जबकि अवान, वान अगर हम आ को अलग कर देते हैं तो वान का अपना कोई भी विशेष अर्थ नहीं रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो अवान है वह उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। मीन्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द संस्कृत के उपसर्ग से जो है प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए आप सभी के सामने अनुजीवी, बी है अपशब्द, सी है लाचार, डी है प्रकर्ष। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुजीवी जो है, सॉरी अनुजीवी नहीं, यहाँ पर आपका अनु तो उपसर्ग आपका संस्कृत का ही हो जाएगा, अप भी हो जाएगा, प्रा भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लाचार शब्द जो है वह संस्कृत के उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। देखिए, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाया जा रहा है लगातार। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप टेट, सुपर टेट, इसके साथ साथ आप पुलिस, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी आपके हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहें तो पहले क्लास ले सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपकी तैयारी बेहतर है तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस के माध्यम से उसे और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, मीन्स उसमें उपयुक्त प्रयोग उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है कपूत, बी है सुशासन, सी है संगम और डी है आमरण। और पूछा कौन सा गया है? हिंदी उपसर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, देखिए सु जो है आपका सुधन शासन, ये आपका संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? ये आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। आमरण में आ धन मरण, आ भी आपका काहे का हो जाएगा? संस्कृत भाषा का। समधन गम बराबर, समधन गम बराबर संगम, ये काहे का हो जाएगा? ये भी आपका संस्कृत भाषा का हो जाएगा। जबकि का धन पूत बराबर किसका हो जाएगा? का धन पूत बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिंदी भाषा का उपसर्ग। तो पूत में अगर का लगा देंगे तो उसका अर्थ पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा और वह हो जाएगा, मतलब पूत तो है लेकिन कैसा है? अच्छा नहीं है। अगर यहीं पर हम सा उपसर्ग लगा देते तो सपूत हो जाता, और सा माने होता है अच्छा, का या कु माने होता है बुरा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब हम प्रश्न देखेंगे कुछ प्रत्यय के। जैसे आपसे पूछा गया है कि छलिया में कौन सा प्रत्यय है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है और कहानी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है इत, ला और आवट, इला, वाला और ईला, ईला, वाला और इक, या, ईय और आनी। देखिए, प्रत्यय का अर्थ होता है कि जो शब्द के अंत में बदल करके, सॉरी अंत में आ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जो
शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो छलिया में, छलिया जो है आपका एक शब्द है जो कि अगर बात की जाए इसका मूल शब्द क्या होगा जिससे ये बना होगा, तो ये छल शब्द से बना होगा। किससे बना होगा? छल से। अब छल शब्द में अगर हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया? इया। छल शब्द में अगर हमने इया प्रत्यय लगा दिया तो मेरा क्या बन जाएगा? छली या, तो इया हो गया। उसके बाद में आपका पठ, पठ जो है आपका मूल शब्द है, जबकि इसमें हमने क्या लगा दिया? ईये। हमने इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया? ईये। तो अब ये क्या बन गया? पठनीय। तो आपका पठ से बन गया पठनीय। और कहना मतलब कथनी होती है किसी चीज़ की, कथनी। तो कथन में अगर हमने लगा दिया आनी तो क्या हो गया? कहानी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी छलिया जो है वो इया प्रत्यय से, पठनीय ईये प्रत्यय से, और कहानी आनी से, आनी प्रत्यय से मिलकर के बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप आगे के क्वेश्चंस को भी इसी बेस पर कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि चर्मकार प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय है? देखिए अब हमें शब्द का जो है शुरुआत का नहीं देखना है कि किस उपसर्ग से मिलकर के बना है, पूछा गया है किस प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चर्मकार, चर्मकार, प्रभाकर, तो कौन सा लगा हुआ है? देखिए आर और कर, आर और कर। और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं कार कामा कर, इया कामा ई, वान कामा आड़ी, और त्व कामा तर। तो देखिए आड़ी या ऐसा कोई शब्द नहीं निकल रहा है। सबसे पहले तो आप राइम्स यानी कि उसकी अंतिम पंक्ति को पकड़िए, सॉरी अंतिम अक्षर को। तो आर की ध्वनि हो रही है, प्रभाकर में अर की ध्वनि हो रही है। और यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपका मैच कर रहा है कार कौमा कर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चर्मकार में कार प्रत्यय और प्रभाकार में कर प्रत्यय जोड़ करके प्रभा से बना है प्रभाधन। कर बराबर क्या हो जाएगा? प्रभाकर। और चर्म धन कार बराबर क्या हो जाएगा? चर्म कार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखिए। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए और 15 क्वेश्चन हम और करेंगे। तो क्वेश्चन है कि खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी, खिलाड़ी और गमनीय। देखिए गम धन नीय, गम धन ईय बराबर गमनीय, गम धन ईय, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, गम धन ईय बराबर गमनीय। खिलाड़ी में खिल धन आड़ी, खिल नहीं होगा, खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी, खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन थे आड़ी कौमा ईय, ता कामा तर, वत कामा हर, ईला कामा नी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है और गमनीय में ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि गाने वाला कामा लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला या लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है वत कामा ईला, ऑप्शन बी है वाला कामा तर, ऑप्शन सी है आन कामा इक, ऑप्शन डी है ई कामा का। तो गाने वाला, तो गाने, गाना और प्लस वाला, तो गाने वाला, लघु धन उत्तर, ये हुआ इसका विच्छेद। अब यहाँ से क्या निकला? वाला, और यहाँ से क्या निकला? तर। तो उत्तर और वाला यानी कि वाला कामा तर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गाने वाला में वाला और लघुत्तर में तर प्रत्यय जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाले हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सरल होने के कारण गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हम इसमें बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। तो बस आपको सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद अपने उत्तर का चयन करना है, हड़बड़ाहट में उत्तर नहीं करना है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है हर कामा एरा, बी है ईला कामा तर, सी है आज कामा का, डी है वत कामा तर। तो खंडहर, खंडहर, खंड, खंडर, खंडर, धन हर, खंडहर, लूट कामा एरा क्या हो जाएगा? लुटेरा, लूट कामा एरा क्या हो जाएगा? लुटेरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि खंडहर में हर और लुटेरा में एरा प्रत्यय मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि
प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। देखिए प्रत्यय भी आपके दो प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें हैं आपके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय यानी कि कृत प्रत्यय जो हैं वह आपके कहाँ पर आते हैं और तद्धित प्रत्यय कहाँ पर आते हैं। तो बात अगर की जाए कि धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कौन से हैं, ऑप्शन ए है कृत प्रत्यय, बी है संबंधवाचक तद्धित, ऑप्शन सी है गणनावाचक, डी है सादृश्यवाचक तद्धित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और यदि आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगेंगे तो उन्हें कौन से कहेंगे, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कौन से हैं। ऑप्शन ए है कृत प्रत्यय, बी है तद्धित प्रत्यय, सी है कृत व तद्धित प्रत्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी आपके सामने प्रश्न आया था कि जो संज्ञा के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम जो धातु के बाद में जुड़ते हैं तो उन्हें कौन सा कहते हैं, उन्हें कहते हैं कृत, जबकि जो आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जुड़ते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अभी हमने देखा था कृत, फिर देखा था तद्धित, अब हम देख रहे हैं कृदंत प्रत्यय। तो ऑप्शन ए है संज्ञा के साथ, बी है सर्वनाम के साथ, सी है क्रिया के साथ और डी है अव्यय के साथ। ऑप्शन का जो उत्तर है वह भी आपको दिख चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कृदंत प्रत्यय क्रिया के बाद जुड़ते हैं। अब हम तीनों को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या था, धातु के बाद जुड़ेंगे तो कृत प्रत्यय कहलाएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जुड़ेंगे तो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, और यदि क्रिया के बाद जुड़ेंगे तो वह कौन से कहलाएंगे, कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। कृत को ही हम कृदंत भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपकी क्रिया है उसका मूल रूप धातु ही कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जिनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन ना किया जा सके। और यदि वह दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो वाक्य खंडों को जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है अव्यय। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अव्यय। क्यों, क्योंकि संज्ञा जो है आपकी ये परिवर्तित हो सकती है लिंग वचन के आधार पर। सर्वनाम में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई लड़का कार्य कर रहा है और क्रिया उसकी हमें लगानी है तो हम कहेंगे कि लड़का कार्य करता है, तो करता यानी कि क्रिया हो गई। और लड़की कार्य कर रही है तो क्या कहेंगे, लड़की कार्य करती है। तो कर्ता और करती यानी कि लिंग और वचन के आधार पर इनमें प्रयोग जो है अंतर देखने को मिलता है। लेकिन अव्यय आपके ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे अव्यय में आ जाता है आपका इसलिए, कल, और इसके साथ साथ आज, अभी, ये ऐसे शब्द हैं इनमें अभी का अर्थ अभी ही है। इसमें चाहे लिंग बदलने, चाहे कारक बदलने, चाहे आप वचन बदलने, इनका परिवर्तन नहीं होना है। तो ये कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं जो कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी का, बी है फ्रांसीसी का, सी है डच का और डी है पुर्तगाली का। तो जो अलमारी शब्द है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए शब्द विज्ञान के अंतर्गत आपके जो पार्ट आते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं, तो शब्द विचार के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तत्सम तद्भव को, उपसर्ग प्रत्यय को, देशज विदेशज को, यौगिक रूढ़, योग रूढ़, और इसके साथ साथ आप पढ़ते हैं अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम। ये सभी चीज़ें आपकी शब्द रचना के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखे उपसर्ग के, कुछ प्रत्यय के, और अब हम देख रहे हैं कुछ भाषा से संबंधित प्रश्न, जैसे कि कौन से किस भाषा के शब्द हैं, कह सकते हैं देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है कृदंत, बी है तद्धित, सी है स्त्री और डी है प्रत्यय।
नहीं है, प्रत्यय नहीं है। पांडव शब्द में प्रत्यय नहीं है, या कृदंत प्रत्यय है, या तद्धित प्रत्यय है, या स्त्रीवाचक प्रत्यय है। तो कृदंत प्रत्यय कौन सा होगा, जो किसके अंत में लगेगा, क्रिया के अंत में, या धातु के। तद्धित कौन से थे, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में लगते हैं, वो तद्धित कहलाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो पांडव है, जो पांडव शब्द है वह किसी की विशेषता का वर्णन कर रहा है। पांडव किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, जबकि पांडव शब्द से किसी एक वर्ग, एक ही व्यक्ति के बारे में, या कह सकते हैं एक वर्ग समूह के बारे में चीज़ें चिन्हित होती हैं। ये अपने आप में एक विशेष है। पांडव कहते ही हमें अर्जुन, कौरव, इन सब के बारे में जो है रियलाइज़ होता है। तो ये एक पर्टिकुलर किसी विशेषता को दर्शा रहा है पांडव की। तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि तद्धित प्रत्यय विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा इत्यादि शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा का, बी है उर्दू भाषा का, सी है तुर्की भाषा का, डी है जापानी भाषा का। तो रिक्शा शब्द किस भाषा का है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी नहीं, उर्दू भाषा का नहीं, तुर्की का बिल्कुल भी नहीं, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि जो रिक्शा शब्द है वह जापानी भाषा का है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन हम इतने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि ये किस भाषा के शब्द हैं, और भ्रमवश हम उन सभी शब्दों को हिंदी भाषा का समझ लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हम हिंदी भाषी हैं, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब हिंदी है। लेकिन ये सत्य नहीं है। हम हिंदी भाषी जरूर हैं, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा की भाषा में बहुत सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं। जो यहाँ पर आने वाले व्यापारियों, जो कि कोई आपके पुर्तगाल से आए, उन्होंने किसी शब्द को कुछ विशेष प्रकार से बुलाया, और वही शब्द प्रचलन में आने के कारण आज तक हम उनको वही बुलाते हैं। कुछ अंग्रेजी व्यापारी आए, कुछ डच व्यापारी आए, मुगलों की कुछ शब्दावली रही। इस प्रकार सारे जो है शब्द हिंदी भाषा के ही नहीं है, बल्कि उनमें उर्दू, फारसी, आपके पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं के हम नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है कि निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है। निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए है विशालकाय, बी है पुष्प, और सी है कुमुदनी, डी है पंकज। योग रूढ़ शब्द आपका आ जाएगा शब्द के प्रकार के अंतर्गत, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर यदि आपसे पूछा जाएगा, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा कौन सा होता है, योग रूढ़। तीनों ही शब्दों के बारे में जान लेंगे। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया दिन, अब दिन में हम दी अलग कर दें और ना अलग कर दें, तो ना ही दी का कोई अपना अर्थ है और ना ही ना का कोई अपना अर्थ है। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द आप ले लीजिए जिनका खंड करने पर आपको दोनों ही अक्षरों का जो है इसके कि अर्थ ना मिले, एक सही और उचित अर्थ ना मिले, तो वो हो जाएंगे आपके रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ होता है कि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द। 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द, जैसे हम कह सकते हैं राज पुत्र। क्या कह सकते हैं, राज पुत्र। या हम कह सकते हैं विद्यालय। क्या कह सकते हैं, विद्यालय। तो विद्या और लय को अलग अलग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, विद्या का एक अपना अलग अर्थ है और आलय का अपना अलग अर्थ है। विद्या मतलब हमारी शिक्षा, आलय मतलब जहाँ पर हम उसे प्राप्त करते हैं वह स्थान, वह जगह। तो इन दोनों ही शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है। तो जब हम 2 शब्दों को अलग अलग करें और उनका अलग अलग अर्थ निकले और जोड़ने पर वह एक विशेष अर्थ का हमें जो है बोध कराएं, तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। राजपुत्र, राज का अपना एक अलग अर्थ है और पुत्र का अपना एक अलग अर्थ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा राजा का पुत्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपके सभी तत्पुरुष समास के जितने भी शब्द हैं वो सभी आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ हमने समझ लिया है, यौगिक समझ लिया है। अब हम देखेंगे योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ के अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जो अपने तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे आपका विशाल काय, विशाल धन काय मतलब विशाल काया वाला, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। पुष्प, पुष्प में भी आपका कौन सा हो जाएगा, पु अलग है, अलग है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आपका रूढ़ हो जाएगा। कुमुदनी, कुमधन उदनी बराबर, ये कौन सा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पंकज, पंक, पंक धन जा, पंक माने होता है कीचड़, पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्म लेने वाला।
जा माने होता है जन्म लेने वाला। तो पंक मतलब कीचड़ में और जा माने जन्म लेने वाला। कीचड़ का अपना अलग अर्थ है, जन्म का अपना अलग अर्थ है, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो अर्थ क्या निकला, फूल से। और वो फूल कौन सा है, कमल, जो कि एक विशेष ही जो है शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो योग रूढ़ मतलब योग तो हुआ है, लेकिन जब वो प्रयोग हो रहा है तो वह शब्द रूढ़ हो जा रहा है कि पंकज के अलावा यानी कमल के अलावा हम पंकज शब्द का प्रयोग और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके मिलाने से जो है अर्थ उनका है वह रूढ़ हो जाता है, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि अब आप अपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो फटाफट से पहचान लीजिएगा। ऑप्शन ए है चक्रपाणी, बी है पाठशाला, सी है उपचार और डी है अभिव्यक्ति। देखिए पाठ धनशाला, पाठ धनशाला, पाठ को पढ़ने के लिए स्थान, तो ये कौन सा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। उपचार, उपधन आचार, ये भी यौगिक हो जाएगा। अभिव्यक्ति, अभिधन व्यक्ति बराबर अभिव्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी यौगिक हो जाएंगे। जबकि चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, इसके अंतर्गत सभी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। चक्र को धारण करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु हैं, इनके अलावा हम किसी को भी चक्रपाणी नहीं कह सकते हैं। तो ये अर्थ अपने आप में एक रूढ़ हो गया है, एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिसका अर्थ तीसरे पे जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ऑप्शन ए है तेली में, बी है रंगीला में, सी है माली में, डी है अलबेली में। देखिए तेली में, तो तेल में धन ई बराबर तेली, ई प्रत्यय है, तो ये जो है आपका आंसर नहीं होगा। पूछा गया है नहीं हो वही आपका उत्तर होगा। माली, तो माली में भी ई प्रत्यय है, अल बेली में भी आपके ई प्रत्यय, जबकि रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, तो ईला प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रंगीला में ही ई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि संस्कार शब्द किस उपसर्ग से प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं जो कि शब्द के पूर्व में यानी कि प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है सम, बी है सन, सी है सम्स और डी है संस। सबसे पहले विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, समधन कार, समधन कार बराबर संस्कार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी समधन कार बराबर संस्कार होता है, जो कि किस भाषा का उपसर्ग है। यदि ये पूछ लिया जाए तो ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन ए है तद्भव, बी है विदेशी, सी है देशज और डी है संकर। देखिए जो आपके रेलगाड़ी शब्द है वह ना ही तत्सम है, ना ही तद्भव है, ना देशज है, ना विदेशज है, वह आपका संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये भी जान लीजिएगा कि संकर शब्द कौन कौन से होते हैं। संकर शब्द का अर्थ होता है कि वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बने हों। जैसे आपके विदेशी भाषा में आपके आधा फ्रेंच का हो गया शब्द और आधा आपका अंग्रेजी भाषा का हो गया, या आधा शब्द आपका हिंदी भाषा का है, आधा शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का है। तो दो भाषाओं से मिलकर के बने हुए शब्द हमेशा संकर शब्द कहलाते हैं। और तत्सम तद्भव ये अलग अलग हैं। विदेशी यानी कि किसी अपनी एक पर्टिकुलर विदेशी भाषा का है, देशज अपनी देसी भाषा का है। और अगर संकर शब्द की बात की जाएगी तो इसमें दो भाषाएं मिली हुई होंगी। तो रेल आपका कैसा है, रेल आपका देशज शब्द है, देसी शब्द है, जबकि गाड़ी कैसा है, विदेशी शब्द है। तो रेल धन गाड़ी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी। तो ये दो भाषाओं से मिलकर के बना है, इसीलिए ये संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील, वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है फारसी भाषा का, बी है अरबी भाषा का, सी है तुर्की भाषा का और डी है पुर्तगाली भाषा का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कई व्यापारी भारत में व्यापार की दृष्टि से आए, कई जो है यहाँ पर साहित्यकार आए, कई आपके अन्य देशों से भेजे गए राजाओं के दूत आए, जिन्होंने अपनी नई नई शब्दावलियों का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ भारतवासियों को उनकी भाषा के वो शब्द कुछ सरल लगे अपनी संस्कृत भाषा की अपेक्षा में, इसलिए उन्होंने उनकी उस भाषा को आम बोलचाल की भाषा में अपना लिया। और जो शब्द आज तक प्रचलित है और जिन्हें हम ये भी नहीं जान पाते
जाते हैं कि हम किस भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो सब हमें त्रुटिवश हिंदी के ही लगने लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो वकील शब्द है वह किस भाषा का होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वकील शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार हमने अपने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय, इसके साथ साथ योग, रूढ़ और यौगिक शब्दों की रचना, इनसे संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्रैक्टिस के माध्यम को अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।